हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले यूनिट ऑफ डायमेंशन है। ठीक। जिसने वो नहीं देखा पहले वो देख लीजिए। वो उसकी वीडियो पढ़िए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। हाँ, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन और रेस्ट मतलब बेसिकली कौन सी साइंस की जो ब्रांच है जिसमें डील करती है। ठीक है। तो आओ, बेसिकली ये हमने एक समरी दे दी है, मैंने ये समरी दे दी है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे, सो दैट आपको 11th में जो आगे के चैप्टर है उसमें काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है। तो सबसे पहला हम पहले ये जान लेते हैं कि बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन कौन सी साइंस की ऐसी कौन सी ब्रांच है, फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें लाई करता है। तो सबसे पहला हो गया मैकेनिक्स। ठीक। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की विच डील विद द रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन दो स्टेज होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसकी स्टेज को डिफाइन जो भी ब्रांच उसमें डील करती है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रेस्ट एंड मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को जानने की कोशिश करते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए। रेस्ट सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस्ट क्या होता है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते होंगे। जैसे सपोज क्या, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये आज भी नहीं था, कल भी नहीं रहेगा। एक लोग यहाँ पे एक फैन है, ऐसे ही आपके पास भी फैन होगा। जो चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती उसको रेस्ट बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि वो रेस्ट स्टेट में। ये बात समझ आई? ठीक है। दूसरा हम जानने की कोशिश करते हैं मोशन। मोशन सिंपल सी बात है। आप जब रेस्ट हम उसको बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाए टाइम के साथ। तो मोशन क्या हुआ? मोशन द ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन, द ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इज नोन मोशन। उसको मोशन बोलते हैं जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे एक फैन है, वो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, रोटेट हो रहा है। या बेसिकली मैं अपने घर से चल के यहाँ पे आया हूँ दो चीज पे। ठीक। ऐसे बहुत सारे आप ले लीजिए। या एक कार है वो मूव कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दैट कार इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक। ठीक है, हमने रेस्ट और मोशन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, इस नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या क्या नेसेसरी फैक्टर्स हैं जिस पे डिफाइन डिफाइन करता है कोई भी पर्टिकुलर मोशन है या स्टेट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट किसी के लिए तो रेस्ट हो और उसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी के लिए मोशन में? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल क्यों है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त एक गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक। अब वो दोनों दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के लिए पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर मोमेंट में कहते हैं रेस्ट पोजीशन पे। लेकिन जो ऑब्जर्वर बाहर है, गाड़ी के बाहर है और वो गाड़ी मूव कर रही है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो दोनों दोस्त किस स्टेट में होंगे? मोशन के स्टेट में होंगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दीज आर रिलेटिव क्वांटिटीज? These are relative quantities. Yes, they are relative quantities because एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे दोनों स्टेट पॉसिबल है। ये कौन डिफाइन करता है कि दोनों स्टेट पॉसिबल है? सबसे पहली बात आती है इसको डिफाइन करने के लिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। और दूसरी बात आती है इसको डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर मतलब देख कौन रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को,
जो रेस्ट पे है, मोशन पे, उसको देखने वाला कौन है, वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो कहाँ से देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्लास में जो बच्चे हैं वो आप जो हो वो सारे कैसे होते हैं, इस पोजीशन पे हो। क्यों? क्योंकि आप बैठे हुए हो एक जगह। लेकिन सन के रेस्पेक्ट में अर्थ रोटेट कर दी है और हम कहाँ हैं, अर्थ में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सन के रेस्पेक्ट में जो अर्थ है वो मोशन में है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में आप अभी क्या हो, बेस्ट पोजीशन पे हो। तो क्या हम बोल सकते हैं इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बेसिकली ऑब्जर्वर देख कहाँ कर रहा है। ये भी बहुत डिफाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम पर्टिकुलरली पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है। इतनी बात समझ आई? बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब आपका रेस्ट और मोशन हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें जाननी है सो दैट हम मोशन को या रेस्ट को डिफाइन कर सकें। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है कि हम हर ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसमें या जितने भी आगे चैप्टर में डील करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ, हर ऑब्जेक्ट को हम पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उससे बहुत ही छोटा है। जिसका साइज जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो उससे बहुत ही छोटा होगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एक ट्रेन है और उस ट्रेन ने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। उस ट्रेन ने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा ए से बी तक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये ट्रेन एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ, ये बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेन इसने सिर्फ 1 मीटर का या 2 मीटर या 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है तो क्या मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो इसके साइज से बहुत ही छोटा है। ये होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। ठीक। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसे हम जानना चाहेंगे कि मोशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए बेसिकली टाइप ऑफ कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। इसका मतलब ये होता है आपने 9th-10th क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा मेरे से, पढ़ा था जी? हाँ ठीक है। इसको बोलते थे एक्स एक्सेस, इसको वाई, इसको -x, इसको -y, इसको बोलते थे ओरिजिन। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए अगर एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सेस पे चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो ओ पे था, ओरिजिन पे था, ए पे आ गया और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 5,0। एक ऑब्जेक्ट ओ पे था, ए पे आ गया, तो इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी? सिर्फ एक की, एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की पड़ी। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ मोशन इन 1D। इसके लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे सपोज करो आप कोई चींटी है, एक चींटी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को किस एक ही कोऑर्डिनेट की नीड पड़ी, तो हम बोल सकते हैं कि वो मोशन इन 1D है। ठीक है। अब आ जाओ मोशन इन 2D। मोशन इन 2D में ये है अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ओ पे, ए पे आ गया, इसकी पोजीशन को बताने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की नीड पड़ती है? 2 कोऑर्डिनेट की। तो मैं बोल सकता हूँ कि द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एज मोशन इन 2D।
टू डायमेंशन। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की भी रिक्वायरमेंट है और वाई कोऑर्डिनेट की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मोशन इन 2D। ऐसे ही फॉर 3D इन जनरल रियलिटी, हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड की, तो हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 3D। ठीक है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम मोशन इन 1 डायमेंशन के साथ ही डील करेंगे। ये दोनों चैप्टर आपके में आगे वाले में, मोशन इन 2D आपका बेसिकली वेक्टर में आएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है। अब इसको जानने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया मोशन से रिलेटेड। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरीके की क्वांटिटी होती है, सो दैट आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोशन से रिलेटेड, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ क्वांटिटीज क्या है। टाइप ऑफ क्वांटिटीज, पहला है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। इसको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन इज नीडेड, नो डायरेक्शन इज नीडेड। जो जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उन सारी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास, मास 5 kg, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, द अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये 5 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, और ये केजी क्या है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ मास। ठीक। तो इस मास को बताने के लिए, मास को डिफाइन करने के लिए मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मास मैं कौन सी कैटेगरी में रखूंगा, कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही मास के साथ आप ले लो टाइम। टाइम को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए 5 सेकंड। टाइम बताने के लिए भाई 5 सेकंड है, इधर हो या उधर हो, इंडिया में हो चाहे में हो, पर्टिकुलरली टाइम को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो टाइम भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और पहले फैमिलाइज कर लें, ये आता है फिर वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसमें बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पे था और वो बी पे आ गया, तो उस पर ये उसकी कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये बी कौन सी पोजीशन है, उसकी फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल देता हूँ मैं 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट ए पे था और बी पे चला गया, तो उसकी मैग्नीट्यूड, इसने डिस्प्लेस कितना किया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ डायरेक्शन भी अगर मैं इन्वॉल्व कर दूँ कि ए से बी की तरफ गया है, 5 किलोमीटर डिस्प्ले, वो 5 मीटर इज डिस्प्लेस टुवर्ड बी, 5 मीटर इज डिस्प्लेस टुवर्ड बी, तो मैं इसको क्या कंसिडर करूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्शन भी बता दिया है कि ए से बी पे जाना। ठीक है। ये होता है, इसकी इन डेप्थ नॉलेज हम अगले चैप्टर में लेंगे। फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं, स्केलर क्वांटिटी पे। अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पढ़नी है रिगार्डिंग मोशन, मोशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी है, और उनको एक एक करके हम डिफाइन करते हैं।
नोट्स की फिक्र मत करिए, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको नोट्स की पीडीएफ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है उसमें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर। डिस्टेंस को पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के, और इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लेते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल से दोनों चीज को कोशिश करते हैं समझने की। एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पे है, या यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ए से बी तक चला है। ए से बी तक मान लेते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस, लेंथ जो है ए से बी तक, इनके बीच में जो वो है 5 मीटर। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि डिस्टेंस होता क्या है। एग्जाम्पल रुको, पहले लिखो। डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल पाथ ट्रेवल्ड, टोटल पाथ ट्रेवल्ड and displacement equals to shortest path between the initial and final position of the body। अब एक एग्जांपल से इसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट ए पे है, वो बी पे आ गया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट इनिशियल ए पे था और वो बी पे चला गया, तो उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ ए से बी तक? ए से बी तक जो उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। इस पर्टिकुलर केस में ए उसकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। और उसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई? बी। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट ए बी। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं सपोज करो कि ए जो है वो ओरिजिन है, अगर यहाँ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं और इसको मैं सपोज करता हूँ कि ये ओरिजिन है, ठीक, तो बी की कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5,0 और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,0। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ए से बी तक। तो ये इनिशियल पोजीशन माइनस ये, ओ बी कितना है? 5, ये कितना है? 0। तो सेम आ गया। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन along the same direction is equal। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, अब एक केस लेते हैं कि सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, बी से सी तक गया 5 मीटर।
बी से सी तक का डिस्टेंस मतलब लेंथ भी 5 मीटर है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ए से बी तक उसने कितना करा, डिस्टेंस ई से कितना हुआ, डिस्टेंस ए से कितना हुआ उसने, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया है। तो ए से बी तक कितना करा है 5, बी से सी तक कितना करा है 5, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना करा ए बी प्लस डी बी, जो कि कितना हो जाएगा 5 + 5 10 मीटर। ये क्या हुआ उसका डिस्टेंस ए फ्रॉम ए टू सी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना ए टू सी, इस केस में इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल पोजीशन बी थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। एक बात बताओ, ए से बी तक गया, बी से, ये तो एक्चुअल पाथ था, जो एक्चुअल पाथ उसने फॉलो किया, लेकिन क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ, इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू सी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से छोटा, ठीक, क्योंकि एक्चुअल पाथ है। अब एक बार बताओ, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, ये हुआ शॉर्टेस्ट पाथ इसके बीच। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, ये हो गई बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो आपका ए सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली आएगा 5 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे देखने वाली, समझने वाली लॉजिकल बात ये है कि ए टू सी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है, एक्चुअल पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट को। चाहे ए से बी तक पार्टिकल ऐसे घूम के आए, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे, जिस पाथ से गया ऐसे कैसा है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ लेना देना है। तो फिर फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक। लेकिन डिस्टेंस के बीच में क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, टोटल पाथ जो उसने ट्रेवल किया है वो सारा कंसिडर किया जाए। इस पर्टिकुलर केस में अगर ऑब्जेक्ट ए से बी ऐसे गया है तो डिस्टेंस होगा ए से बी, ये जो है पाथ उसने फॉलो किया है। इस पर्टिकुलर केस में अगर पार्टिकल ऐसे गया है ए से सी, तो डिस्टेंस जो होगा वो ये इनकी टोटल लेंथ होगी, जितना भी उसने टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच, ठीक है। इसी को थोड़ा और बढ़ा के ले समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल ए बी सी डी, ये भी 5 है, 5 है और 5, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो, ए से बी से आ गया, ए इधर से बी गया, बी से सी से डी, तो डिस्टेंस कितना हो टोटल 15 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ 15 मीटर, ठीक। अब आ जाओ, इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ ये था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 5, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 5 मीटर। ऐसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट ए से जाके ए पे ही आ जाता है, ए से शुरू हुआ और ए पे ही आ गया, ऐसे गया और ए पे ही आ गया, इस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस कितना हुआ 20, 5 + 5 + 5 + 5, टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस कितना हुआ 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन भी ए है क्योंकि ए से ट्रैवल किया था, ए पे आ गया, इनिशियल पोजीशन इसकी ए है, फाइनल पोजीशन भी इसकी ए है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ नेट वो कितना हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये कितना हुआ 0, क्योंकि पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे आ गया। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। अब आगे पर चलने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आगे करेंगे, एक बार पहले थ्योरी समझ लें।
अगली क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी। हाँ, तो अब बेसिकली इसमें जो टॉपिक रह गए हैं वो स्पीड, वेलोसिटी रह गया है, इक्वेशन ऑफ मोशन रह गया है। जो भी इसके बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो टिल ऑल द बेस्ट। ठीक। हाँ, तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हाँ, स्पेशल चीज़ ये है, अगर आप पर्टिकुलरली मेरठ से हो तो आप हमारे जो कोचिंग सेंटर है उस पर विजिट कर सकते हो। ठीक, जिसका एड्रेस आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ विजिट करिए, कोई भी डाउट हो आप इस पर कॉल कीजिए। और अगर आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, एक बार आप हमारी कोचिंग पे ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू।